अब इस पूरे जो भी हमने आज की क्लास में पढ़ा इसको जल्दी से क्या कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं फटाफट से। देख आपको अगर आपके पास आ जाए एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन करना। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो बच्चे, आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज योर रिएक्शन मैकेनिज्म। देखो, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो आपको क्या फॉलो करना पड़ता है, एक रास्ता फॉलो करना पड़ता है, एक पाथ फॉलो करना पड़ता है। उसी तरीके से अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्टेंट से कहाँ जाना है, प्रोडक्ट की तरफ जाना है, तो आपको उस रिएक्टेंट को एक रास्ते पे, एक पाथ पे रखना पड़ेगा ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। उसी पाथ को, उस रिएक्शन के पाथ को हम किस में पढ़ते हैं, अपने रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ते हैं। एक बार समझते हैं कि आखिरकार एक रिएक्शन में कौन कौन सी चीजें हमें मदद करती हैं फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम एक पर्टिकुलर रिएक्शन लिख रहे हैं तो उसमें हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। चलिए देखते हैं। हमें देखना है रिएक्शन पाथवे। फटाफट से देखते हैं कि रिएक्शन पाथवे में हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्टेंट्स की। अगर आपको पता है कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस लिखनी है तो आपके पास क्या होने चाहिए, रिएक्टेंट होने चाहिए। अब रिएक्टेंट्स बच्चे आपके पास ना दो तरीके के प्रेजेंट होते हैं। एक होता है आपके पास सबस्ट्रेट, एक क्या होता है बच्चे आपके पास सबस्ट्रेट, और दूसरा क्या होता है आपके पास अटैकिंग रिएजेंट। सबस्ट्रेट का क्या है, वो बॉन्ड फॉर्म करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा और जाके न्यू प्रोडक्ट बनाएगा। और किसकी वजह से बॉन्ड फॉर्म होंगे, किसकी वजह से बॉन्ड ब्रेक होंगे, वो क्या कहलाएगा, अटैकिंग रिएजेंट। नाम से पता चल रहा है इसके ऊपर अटैक होने वाला है, ये अटैक बियर करेगा। और अटैकिंग रिएजेंट वो होते हैं जो अटैक करने आ रहा है, जिसकी वजह से रिएक्शन आगे प्रोसीड करी जाए। उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद हमारा जो रिएक्टेंट होता है अटैकिंग रिएजेंट, मतलब सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट आपस में रिएक्ट करने के बाद क्या फॉर्म कर लेते हैं, एक इंटरमीडिएट फॉर्म कर लेते हैं। क्या फॉर्म कर लेते हैं बच्चे लोग, एक इंटरमीडिएट फॉर्म कर लेते हैं। और जितना ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है वही इंटरमीडिएट फर्दर फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देख रहे हो सीधा जो रिएक्टेंट था वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, बीच में उसने कहीं ना कहीं कोई रिएक्शन दिखाई, इंटरमीडिएट बना, फिर ये जो मोर स्टेबल होगा वो जाके किसमें कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट में। इसका मतलब हमारा रिएक्टेंट बहुत सारी मुश्किलों से गुजर रहा है, उसको एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करना पड़ रहा है फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनने में। और इसी पाथवे को हम किस फॉर्म में पढ़ते हैं बच्चे, इसी पाथवे को हम पढ़ते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म की फॉर्म। क्लियर है? तो हम रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा, कब अटैक नहीं करेगा, और हम कौन सी कंडीशन प्रोवाइड करेंगे तो वो जल्दी अटैक करेगा, और जब वो अटैक कर ले तो वो किस तरीके का इंटरमीडिएट बनाएगा, उसकी स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन होगी, और फिर हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है इतनी बात? तो ये सारी चीजें आप कहाँ पढ़ते हो, रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ते हो। बेसिकली बच्चे आपके पास अगर आप हमारी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी देखो तो वहां पर मेनली आपको दो तरीके के रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में बोला गया है। कहां पर देखा गया है, ये चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 12। क्या नाम है चैप्टर का, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। वहां पर जाके देखोगे तो आपके पास दो तरीके की रिएक्शन वहां पर आपको दे रखी है। कौन कौन सी? सबसे पहले है आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी बोली मैंने, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी समझेंगे कि ये होता क्या है, पहले देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है इस लेक्चर में। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी कौन सी दे रखी है आपके पास, एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी है भाई, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इनका जैसा नाम है ना वैसा ही काम है। अभी फटाफट से हम देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करते हैं। उसके बाद एक बार हमारे कोई भी रिएक्टेंट प्रेजेंट होगा वो न्यूक्लियोफाइल को क्या करने वाला है, सब्स्टिट्यूट करने वाला है, वो कुछ ना कुछ पार्ट क्या करने वाला है, एलिमिनेट करने वाला है। तो जरूरी नहीं है अगर आप यहाँ अपने घर से इंस्टीट्यूट जा रहे हो तो उसका एक ही रास्ता, उसके मोर देन वन रास्ते हो सकते हैं, है ना। उसी तरीके से अगर मैंने बोल दिया कि मेरे पास एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है
तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ वन सिंगल पाथवे फॉलो करे। तो यहाँ पर भी वो मोर देन वन पाथवे फॉलो करती है। कितने पाथ फॉलो करती है बच्चे? मेनली वो 2 पाथ फॉलो करती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? एक पाथ को हम जानते हैं SN1 के नाम से और दूसरे पाथ को जानते हैं हम SN2 के नाम से। क्या नाम है इसका? इसका नाम होता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है इतनी बात? और SN2 का क्या मतलब है? SN2 का मतलब है बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसी तरीके से एलिमिनेशन रिएक्शन इज ऑल्सो फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 मैकेनिज्म, 2 पाथवे। कौन कौन से हैं भाई? पहला है आपका E1 और दूसरा कौन सा है बच्चे आपके पास? E2। E1 को हमने क्या बोला? वापस से यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोल दिया भाई? यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। और SN2 को क्या बोल दिया हमने? सॉरी, E2 को क्या बोल दिया हमने? बायमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। बायमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब हम 4 मेजर पाथवे के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सा है वो? पहला है आपके पास SN1, दूसरा है आपके पास SN2, तीसरा है आपके पास E1 और चौथा है आपके पास E2। इज दैट क्लियर? हम ये 4 मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे और पूरी क्लास में कंफर्म कर लेंगे कि ये चारों मैकेनिज्म हमें ठीक से आ गए हैं या फिर नहीं। बता दो, इतनी बात सबको क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूं, पढ़ाना शुरू करें इन चारों मैकेनिज्म को। जल्दी से पढ़ाना शुरू करें। चलिए तो पढ़ाना शुरू करते हैं। अब हम बढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है। मैंने बोला कि ये कहाँ देखने को मिलेगी आपको? ये देखने को मिलेगी आपके पास हेलो एल्केन्स में। हेलो एल्केन्स में तो देखते हैं एक बारी हेलो एल्केन्स में ऐसा क्या हो रहा है कि ये वाली रिएक्शन बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो हेलो एल्कीन्स आखिरकार है क्या? अगर कार्बन के साथ डायरेक्टली आपका क्या लगा हो? एक हेलोजन मॉलिक्यूल लगा हो तो आप उसको क्या बोल देते हो? हेलो एल्केन बोल देते हो। नॉर्मली आपके पास क्या है? एल्केन मॉलिक्यूल है, उसका H हटा के आपने क्या करा? एक हेलोजन लगा दिया तो आपने इसको क्या बोलना शुरू कर दिया? हेलो एल्केन। अब देख, आपको पता है कि कार्बन और एक हेलोजन बॉन्ड बना के बैठे। आपको ये भी पता है कि हेलोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये अपने इलेक्ट्रॉन को तो अपने पास खींच के रखेगा, बल्कि ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी अपने पास खींच के रखेगा। तो ये क्या बना के रखेगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस करके रखेगा। अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर इस कार्बन पे, अगर इसके साथ वाले हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो इस कार्बन पे ना चाहते हुए भी कौन सा चार्ज इंट्रोड्यूस हो जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो मेरे पूरे उसमें जहां पर भी नेगेटिव पार्ट इंट्रोड्यूस हो चुका है तो मैं इसको क्या बोलूंगी? इसको मैं बोलूंगी न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। इसको मैं क्या बोलूंगी बच्चे? इसको मैं बोलूंगी न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। और जहां पर भी मेरे पास पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस हो गया है इसको मैं क्या बोलूंगी? इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट। इसको क्या बोलूंगी? इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट। अगर आपने मेरी न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल वाली लेक्चर नहीं देखी है तो फटाफट से जाके न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल वाला लेक्चर देखो। मैं लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी उसका। आपको वो लेक्चर ध्यान से देखना है, तभी आप पहचान पाओगे कि न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन सा होता है और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कौन सा होता है। ठीक, चलिए तो हमने इतना जान लिया कि मेरे पास एक हेलो एल्केन प्रेजेंट था, उसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन सा है? हेलोजन। और उसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कौन सा है हमारे पास? कार्बन। अब मैंने बोला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाम से सीखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप हटके उसकी जगह कौन आ रहा होगा? सब्स्टिट्यूट कर रहा होगा उसको कोई दूसरा ग्रुप। इज दैट क्लियर? अब उसने बोला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इतनी बात आपको पता चल चुकी है कि कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट हो रहा है। और कौन सा पार्ट सब्स्टिट्यूट हो रहा है बच्चे? बिल्कुल न्यूक्लियोफिलिक पार्ट सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो एक नेगेटिवली चार्ज पार्ट सेपरेट हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए आएगा भी कौन? हमारा
न्यूक्लियोफाइल आएगा। इसीलिए तो कहते हैं कि आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल आया, उसने अटैक किया किस पे, हमारे कार्बन पे, जो कि कैसा था, एक पॉजिटिवली चार्ज कार्बन था, और उसने किसको रिमूव कर दिया, हमारे न्यूक्लियोफाइल को, जो कि कौन है हमारे पास, जो कि है हमारे पास हेलोजन मॉलिक्यूल। कौन सा था भाई, हेलोजन मॉलिक्यूल। तो हमारे पास जो न्यू बन के आया वो कौन बन के आया, कार्बन जो पहले से प्रेजेंट था उसके साथ किसने बॉन्ड बना दिया, एक इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल ने, जो बाद में आया न्यूक्लियोफाइल, किसने बना दिया भाई, एक इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल ने। और हमारा हेलोजन मॉलिक्यूल जो था वो किसकी फॉर्म में बाहर निकल गया, एक्स नेगेटिव की फॉर्म में बाहर निकल गया। क्लियर होती है इतनी बात। तो हुआ क्या, एक न्यूक्लियोफाइल आया, उसने एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट को सब्स्टिट्यूट कर दिया और फटाफट से जाके वहां बैठ गया। इसका मतलब जब भी आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने के लिए आए तो बस आपको देखना है कि जितने भी नंबर ऑफ ग्रुप्स आपके प्रेजेंट होंगे कहां पर, रिएक्टेंट में, उतने ही सेम नंबर ऑफ ग्रुप, उतने ही बच्चे सेम नंबर ऑफ ग्रुप आपके कहां प्रेजेंट होंगे, प्रोडक्ट साइड में, उतने ही सेम नंबर ऑफ ग्रुप आपके कहां प्रेजेंट होंगे, प्रोडक्ट साइड में। इज दैट क्लियर। तो जितने नंबर ऑफ ग्रुप यहां पर होंगे इस वाले सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में, कितने दिख रहा है, 1 2 3 और 4, यहां पर देखा जाए 1 2 3 और 4, तो सेम नंबर ऑफ ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में एंड इन रिएक्टेंट एज वेल एज इन प्रोडक्ट। तो आप पता कर लोगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। चलिए एक बार रीड कर लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स व्हेन आर इलेक्ट्रॉन रिच, which are electron rich species attack at electrophilic deficient site। ये जो electrophilic deficient site है हमारे हेलो एल्केन में कौन बिहेव कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, कौन है वो ऐसा, कार्बन। of the molecule resulting in the class of reaction which is known as nucleophilic substitution reaction। और यही न्यूक्लियोफाइल जब अटैक कर दे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे तो हमारे पास एक बहुत ही बड़ी क्लास ऑफ रिएक्शन निकल के आती है, बहुत सारी रिएक्शन निकल के आती है, जिसको हम ग्रुप करके किस में डाल देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में डाल देते हैं। इज दैट क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फर्दर बढ़ते हैं, दैट इज योर SN1 एंड SN2। सबसे पहले पढ़ेंगे हम SN1। SN1 क्या नाम है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सीखते हैं किस तरीके से काम हो रहा है। हमारे पास ये जो रिएक्शन होती है ये कैसी रिएक्शन है बच्चे, दिस इज योर 2 स्टेप रिएक्शन, दिस इज योर 2 स्टेप रिएक्शन। नाम SN1 है बट ये कैसी है बच्चे, आपके पास 2 स्टेप रिएक्शन है, इतनी बात ध्यान रखना है। तो पहले स्टेप को हमने क्या बोल रखा है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेप इज योर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन एंड सेकेंड स्टेप इज योर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। पहला स्टेप क्या है बच्चे आपके पास, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, और दूसरा स्टेप क्या है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। देखो ध्यान से देखते हैं हो क्या रहा है। हमारे पास सबसे पहले कौन निकल के चला जा रहा है, एक्स मॉलिक्यूल। ये क्या हो रहा है, मेरे मॉलिक्यूल से एक्स वाला एटम निकल के चला जा रहा है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, हम इसको हेलोजन नहीं बोलते रहेंगे, इसको हम किस नाम से जानते हैं बच्चे, लीविंग ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है इतनी बात। तो सबसे पहले क्या हुआ, वो लीव कर रहा है ना मेरे मॉलिक्यूल को, इसीलिए उसको किस नाम से जाना गया, लीविंग ग्रुप के नाम से भी जाना गया। अब देखो अगर आपके पास हेलोजन मॉलिक्यूल निकल के चला गया, आपको पता है दैट इज योर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, तो वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और किसकी तरह बिहेव करेगा, एक्स नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा। पीछे क्या छोड़ के चला गया, अगर वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो हमारे कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, जो उसने बॉन्ड बना रखे थे कितने बच गए भाई, सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। और उसके ऊपर क्या क्रिएट हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया बच्चे लोग, एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो चुका है। और जब भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है तो इस स्पीशीज को किस नाम से जाना जाता है, कार्बोकटायन के नाम से जाना जाता है। इस स्पीशीज को किस नाम से जाना जाता है, कार्बोकटायन के नाम से जाना जाता है। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो कार्बोकटायन कैसी होती है, एक 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसीलिए हम इसको किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये किसकी तरह बिहेव कर सकती है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव कर सकती है। इसका मतलब जो स्टेप 2 में अब न्यूक्लियोफाइल आएगा बाहर से,
जो स्टेप 2 में अब न्यूक्लियोफाइल आएगा बाहर से, वो कहां पर जाके अटैक करेगा, वो अटैक करेगा हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, दैट इज आर कार्बोकैटायन। तो ये फटाफट से जाके अटैक कर देता है और हमारी रिएक्शन बन जाती है। यहां पर क्या क्रिएट हो जाता है, न्यू इलेक्ट्रोफाइल, न्यू इलेक्ट्रोफाइल बॉन्ड बना लेता है और ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल लीविंग ग्रुप की तरह किसकी फॉर्म में निकल चला जाता है, एक्स नेगेटिव की फॉर्म में। अब थोड़ा सा ना स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में समझते हैं कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। अगर मैं कार्बोकैटायन की बात करूं बच्चे, अगर मैं किसकी बात करूं, कार्बोकैटायन की बात करूं, तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इसको ना हम ठीक से समझते हैं, पूरी तरीके से एक पेज लेके समझते हैं, ठीक है। फटाफट से देखते हैं कि किस तरीके से ये काम कर रहा है बच्चे लोग। चल, तो हमने कर लिया पेज को कॉपी, अब इस पेज को करेंगे ऊपर पेस्ट। चलिए भाई, यहां पर थे हम, यहां पर थे। चलिए देखते हैं, हमने बोला कि हमारे पास स्टेप 1 में क्या था, स्टेप 1 में था मेरे पास कार्बन, कार्बन ने क्या कर रखे थे, 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहे थे, आर आर डैश और आर डबल डैश। उसने क्या कर रखा था, हमारे एक्स के साथ बना रखा था बॉन्ड। स्टेप 1 में ये किसकी तरह बिहेव कर रहा था, लीविंग ग्रुप की तरह। लीविंग ग्रुप क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेगा और निकल जाएगा। तो फटाफट से क्या बन गया, आर सी, देखो यहां पर हो गया आपके पास आर डबल डैश और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, लीविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। तो आपके पास क्या बन चुका है, क्या बन चुका है भाई, आपके पास बन चुका है आर सी आर डैश और आर डबल डैश। और ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज रख रखा है उसने, तो कार्बोकैटायन की तरह बिहेव कर रहा है। साथ में आपके पास क्या प्रेजेंट है, एक लीविंग ग्रुप की तरह जो निकल गया है, दैट इज योर एक्स नेगेटिव, ठीक है। अब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखते हैं, अगर मैं बोल रही हूं आपको कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो, तो इसकी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगी, इसके स्टेरिक नंबर से। स्टेरिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसके पास, 3, और लोन पेयर कितने हैं इसके पास, 0। तो कितने हो गए आपके पास, मेन हो गए आपके पास 3 स्टेरिक नंबर। 3 स्टेरिक नंबर पे हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आती है बच्चे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन निकल के आती है। अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो इसकी ज्योमेट्री क्या निकल के आएगी, ट्रायगोनल प्लानर निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी भाई, ट्रायगोनल प्लानर। अगर यहां पर देखा जाए तो इसके नाम में ही क्या है, प्लानर स्ट्रक्चर। इसका मतलब इसके तीनों बॉन्ड कैसे पड़े हुए हैं, सेम प्लेन में पड़े। इसके तीनों बॉन्ड कैसे पड़े हैं बच्चे, सेम प्लेन में प्रेजेंट है। ये जो तीनों बॉन्ड प्रेजेंट है, ये कैसे है, ये एक सेम प्लेन में प्रेजेंट है। क्लियर होती है इतनी बात। इसका मतलब जो न्यूक्लियोफाइल आने वाला है वो प्लेन में से तो आएगा नहीं, क्योंकि वहां पर तो सारे बॉन्डेड एटम्स पड़े हुए हैं। तो वो कहां से आएगा, आइदर इट विल कम फ्रॉम अबव द प्लेन और इट विल कम फ्रॉम डाउन द प्लेन। तो अब जो सेकेंड स्टेप होगा, अब जो स्टेप 2 था, अब जो बच्चे आपके पास स्टेप 2 था, उसमें क्या होना था, आपके पास यहाँ पर कार्बोकैटायन इस तरीके से प्रेजेंट है, एक प्लेनर मॉलिक्यूल की तरह प्रेजेंट है। तो हमारे पास बच्चे लोग जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, लेट से OH न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, नेगेटिवली चार्ज OH आ रहा है, तो वो किस तरीके से अटैक कर सकता है, वो 2 तरीकों से अटैक कर सकता है। एक बार वो ऊपर से अटैक कर सकता है और दूसरी बार वो नीचे से अटैक कर सकता है। तो अब आपके पास 2 तरीके के प्रोडक्ट बनेंगे, एक जब उसने अबव द प्लेन अटैक किया और एक जब उसने बिलो द प्लेन अटैक किया। क्लियर होती है इतनी बात। तो कैसे बनेगा, यहाँ पर लेट से उसने अबव द प्लेन अटैक किया तो वो कहाँ चला गया, अबव द प्लेन चला गया। बाकी आपके पास दिस विल गो बिलो द प्लेन और ये आपका प्लेन में रह गया। क्लियर होती है इतनी बातें भाई, क्लियर होती है इतनी बातें। सेम तरीका, अब उसने क्या किया, बिलो द प्लेन अटैक कर दिया, तो यहाँ पर कार्बन रह गया, यहाँ पर हमारे पास OH आ गया। अब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, अबव द प्लेन की तरह बिहेव करेगा। इसको अबव द प्लेन जाना पड़ेगा, R डैश डबल डैश को, और यहाँ पर ये ऑन द प्लेन रह गया। क्लियर है। तो यहाँ पर आपके पास 2 तरीके के बन चुके हैं, 2 तरीके के बन चुके हैं, दिस विल बी और बिलो द प्लेन। तो 2 तरीके के आपके पास प्रोडक्ट बन चुके हैं। तो अगर आपके पास जो पहला न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट था, जो ऑलरेडी ये प्रेजेंट था, ये जो ऑलरेडी प्रेजेंट था, ये भी किसी फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अगर ये अबव द प्लेन प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर कन्फिग्रेशन का क्या हुआ है बच्चे, रिटेंशन। यहाँ पर कन्फिग्रेशन का क्या हुआ है, रिटेंशन। और यहाँ पर अगर वो पहले यहाँ पर अबव द प्लेन प्रेजेंट था तो फिर क्या हुआ, कन्फिग्रेशन बिल्कुल चेंज हो गई। अब जो न्यूक्लियोफाइल आया वो कहां पर आया, बिलो द प्लेन। तो यहाँ पर क्या हुआ है आपका इन्वर्जन, यहाँ पर क्या हुआ है आपका इन्वर्जन। तो 50% मॉलिक्यूल ने आपका क्या किया, रिटेंशन, और 50% मॉलिक्यूल ने क्या किया आपके पास, इन्वर्जन। तो जब आपके पास 50% रिटेंशन और 50%
इन्वर्जन होता है, तो ये दोनों को मिला के हमारे पास क्या मिलता है, एक रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। क्या मिलता है बच्चे, एक रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। जो वो रेसिमिक मिक्सचर होता है ये कैसा होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। ये कैसा होता है बच्चे, ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो ये कैसा था, ये प्लेन पोलराइज लाइट को घुमा रहा था, ये भी घुमा रहा था, तो ये दोनों अलग अलग प्रेजेंट होंगे तो ऑप्टिकल एक्टिव कहलाएंगे। अगर ये दोनों साथ में प्रेजेंट होंगे तो ये एक रेसिमिक मिक्सचर बनाएंगे जो कैसा होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव इन नेचर होगा। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक रेसिमिक मिक्सचर जो ऑप्टिकल इनएक्टिव इन नेचर होगा। ये जो दोनों आपको पेयर मिले, इन दोनों पेयर को हम एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, यहीं पे लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, एनांशियोमेरिक पेयर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई, एनांशियोमेरिक पेयर के नाम से जानते हैं। क्लियर है। तो ये जितना राइट साइड घुमाएगा वो दूसरा वाला उतना ही लेफ्ट साइड घुमा देगा, तो आपका टोटल रोटेशन क्या हो जाएगा, 0। इसी वजह से ये जो रेसिमिक मिक्सचर होता है, इंटरनल कंपनसेशन की वजह से, किसकी वजह से, इंटरनल कंपनसेशन की वजह से ये क्या हो जाता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाता है। तो फटाफट से वापस आते हैं और पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड ऑन वन रिएक्टेंट। अब देखो आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो कि जो पहला स्टेप है वो कैसा है आपका, स्लो स्टेप है। जो पहला स्टेप है वो कैसा है आपका, स्लो स्टेप है। और जो दूसरा स्टेप है दैट इज योर फास्ट स्टेप। तो आपको पता है कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जो आरडीएस होता है बच्चे, वो किस पे डिपेंड करता है, वो सिर्फ और सिर्फ स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बालक, बच्चे लोग, वो करता है स्लो स्टेप पे डिपेंड। तो स्लो स्टेप में हमारे पास कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर क्यों नाम पड़ा, ड्यू टू दी आरडीएस स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट ऑफ रिएक्शन। तो उसने क्या बोला कि आपके पास जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन वन रिएक्टेंट दैट इज एल्काइल हैलाइड। जो हेलो एल्केन लोगे वही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप डिफाइन करेगा, मतलब रेट डिफाइन करेगा। एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्म्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ हैलाइड एनायन फ्रॉम द एल्काइल हैलाइड। अब देखो जो यहाँ पर प्रेजेंट है ये किस में रिजल्ट कर रहा है, एक कार्बोकैटायन में रिजल्ट कर रहा है। इसका मतलब जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उतना जल्दी आपका रिएक्शन होगा। तो मैं ये लिख सकती हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर भाई। कितनी ज्यादा आपकी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होगी वही डिफाइन करेगा आपका क्या, रेट, वही डिफाइन करेगा आपका क्या, रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। In case of the chiral center, the configuration of C is partially retained. It is known as racemization. हमने क्या बोला कि जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो आधा जैसा पहले था वैसा ही रिटेन रहेगा कॉन्फ़िगरेशन, आधा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जो चेंज होके मेन आपका मिक्सचर मिलेगा वो किस नाम से जाना जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर के नाम से जाना जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस को किस नाम से जाना जाएगा, रेसिमाइजेशन के नाम से जाना जाएगा। इज दैट क्लियर। क्या क्या याद रखना है, सबसे पहली बात कि आपके पास जो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है दैट इज योर टू स्टेप रिएक्शन। उसके बाद यूनिमॉलिक्यूलर नाम क्यों है, क्योंकि उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन दी वन रिएक्टेंट दैट इज योर एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड किस में फॉर्म हो रहा है, कार्बोकैटायन में फॉर्म हो रहा है। तो जितनी जल्दी आपका पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा उतनी जल्दी आपका अटैक होने आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो आपको क्या याद रखना है कि ROR, rate of reaction, is directly proportional to the stability of carbocation, is directly proportional to the stability of carbocation। ठीक, चल अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, दैट इज योर बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो बायमोलिकुलर आप समझ चुके होंगे कि इस बार जो 2 आया है ये किसकी वजह से आया है, इसके ROR की वजह से आया है, रेट ऑफ द रिएक्शन की वजह से आया है। इसका मतलब जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो दोनों पे डिपेंड करेगा इस बार। किस किस पे, एक तो एल्काइल हैलाइड जो पिछले वाले उसमें भी डिपेंड कर रहा था, और दूसरा आपके पास न्यूक्लियोफाइल, दोनों पे बराबर डिपेंड करने वाला है। दोनों पे क्या करने वाला है बच्चे लोग, बराबर डिपेंड करने वाला है। इज दैट क्लियर।
इज दैट क्लियर? चलिए देखते हैं किस तरीके से करेगा। देखो आपके पास क्या प्रेजेंट था, आपके पास वापस से एक एल्काइल हैलाइड प्रेजेंट था, कार्बन ब्रोमीन, ब्रोमीन ने क्या कर रखा था, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर क्या बन गया था, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस बार पहले आपका लीविंग ग्रुप नहीं निकलेगा, इस बार पहले आपका लीविंग ग्रुप नहीं निकलेगा, आपको जबरदस्ती लीविंग ग्रुप को निकालना पड़ेगा। तो जबरदस्ती लीविंग ग्रुप निकालने के लिए आपको क्या लाना पड़ेगा, एक न्यूक्लियोफाइल लाना पड़ेगा, और ये जबरदस्ती करने वाला है, तो ये कैसा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। कैसा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए बच्चे, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, तभी तो वो दादागिरी करके उसको अपने घर से निकाल देगा। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल आता है ये कार्बन पे अटैक करता है और हमारा जो लीविंग ग्रुप होता है वो बाहर निकल जाता है। क्या ये ऐसे ही हो जाता है, नहीं, बीच में क्या बनती है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। चलिए अब इस ट्रांजिशन स्टेट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखो ध्यान से देखो, ट्रांजिशन स्टेट में हो क्या रहा है, हमारे पास जो इनकमिंग लीविंग, जो हमारे पास इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो क्या कर रहा है बच्चे, वो कर रहा है यहाँ पर आपकी बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या कर रहा है बच्चे, वो कर रहा है कोशिश कि मैं जल्दी से जल्दी क्या कर दूं, एक बॉन्ड फॉर्म कर दूं। तो वो क्या कर रहा है भाई, बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। हमारे पास जो बी आर है अब उसको मॉलिक्यूल से निकलना है, बाहर भाग के चले जाना है, लीविंग ग्रुप की तरह बिहेव करना है। तो ये क्या कोशिश कर रहा है, ये बॉन्ड ब्रेकिंग की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट होता है उसमें साइमल्टेनियसली आपको देखने को मिलता है क्या क्या, दो फिनोमिना, विच टू फिनोमिना, एक तो हो रही है आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन और दूसरी हो रही है आपके पास बॉन्ड ब्रेकिंग। क्लियर है? अगर अब मैं बोलूं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो, तो आप क्या बोलोगे कि जितने आपके पास यहाँ पर बॉन्ड प्रेजेंट होंगे दैट इज योर स्टेरिक नंबर, दैट इज योर हाइब्रिडाइजेशन। तो कितने बॉन्ड प्रेजेंट है भाई, कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, 5 बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी बच्चे, sp3d। उसके बाद हमारा लीविंग ग्रुप Br नेगेटिव की फॉर्म में निकल गया और वापस से हमारा OH बन गया। अब ध्यान से देखना, जहां पर आपके पास लीविंग ग्रुप प्रेजेंट था उसके बिल्कुल अपोजिट साइड से अटैक हो रहा है, तभी तो वो क्या करेगा, पीछे से छुप के अटैक करेगा, तभी तो उसको घर से निकाल पाएगा। अगर सामने सामने जाएगा तो वो उसको वहीं पे घेर लेगा, है ना, छुपके से करना है, तो वो पीछे से अटैक कर रहा है। इसका मतलब कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन थी पहले, लेट से ये अबव द प्लेन प्रेजेंट था, तो हमारा न्यूक्लियोफाइल जो आएगा वो एकदम पीछे से आएगा, मतलब वो बिलो द प्लेन आएगा। इसका मतलब हमारे कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो फुल्ली क्या हो गई, चेंज हो गई, वो फुल्ली क्या हो गई बच्चे, चेंज हो गई। इज दैट क्लियर? तो यहां पर हमारे पास क्या हुआ, 100% इन्वर्जन। हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है कि हमारे पास यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इन्वर्जन हो गया। इसी इन्वर्जन को आप किस नाम से जानते हो, वेल्डन इन्वर्जन के नाम से जानते हो। चलिए अब फटाफट से रीड करते हैं, देखो हो क्या रहा है। दिस इज अ वन स्टेप रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है दैट इज योर वन स्टेप। जो आपने SN1 पढ़ी थी वो कितनी स्टेप की थी, 2 स्टेप रिएक्शन। आगे बढ़ते, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म, बिल्कुल ठीक बात है, इंटरमीडिएट तो बना ही नहीं, ना कार्बो कटायन बना, ना कार्बो अनायन बना, ना फ्री रेडिकल बना। क्या बना, आपका बना ट्रांजिशन स्टेट। क्या बना, ट्रांजिशन स्टेट। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट ओनली। In the transition state, carbon is bonded to both nucleophile and the leaving group। यही तो बोला मैंने कि हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट में दो चीजें साइमल्टेनियसली हो रही है, कंप्लीटली नहीं हुई है, पार्शियल पार्शियल हो रही है। एक हो रही है बॉन्ड फॉर्मेशन, किससे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है। दूसरा हो रहा है बॉन्ड ब्रेकिंग, किससे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, जो हमारा हैलाइड आयन है, हमारा लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। Rate of reaction is dependent on alkyl halide as well as nucleophile। अब वन स्टेप रिएक्शन है, वन स्टेप रिएक्शन में दोनों ही यूज हो रहे हैं। कौन कौन, न्यूक्लियोफाइल भी यूज हो रहा है और आपके पास एल्काइल हैलाइड भी यूज हो रहा है। तो जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो दोनों पे ही डिपेंड कर रहा है बच्चे, एल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड कर रहा है और आपके न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रहा है, आपके न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रहा है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ द कायरल सेंटर, इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन टेक प्लेस। आपने देखा ना, जिस तरीके से ये पहले प्रेजेंट था उसका बिल्कुल अपोजिट तरीका यहाँ पर प्रेजेंट है।
तो क्या हुआ, बिल्कुल ही कन्फिग्रेशन चेंज हो गई, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन हो गया। इसीलिए आप इसको किस नाम से जानते हो, वेल्डन इन्वर्जन के नाम से जानते हो, वेल्डन इन्वर्जन। अब देखो आपके पास एनसीईआरटी में ये फिगर दे रखा है, उसने इसको किसकी तरह बिहेव करवाया है, OH माइनस आयन की तरह बिहेव करवाया। किसकी तरह बिहेव कराया भाई, OH माइनस आयन। तो ये वाला जो आपके पास ब्लू वाला डॉट है, दिस इज योर हाइड्रोजन, दिस इज योर OH माइनस आयन। क्लियर है इतनी बात। आगे बात करते हैं, आगे बात क्या करेंगे, यहां पर ये आपके पास कार्बन हो गया, यहां पर ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये क्या है आपके पास, दिस इज योर हैलाइड आयन। तो ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल आएगा कहां अटैक करेगा, पार्शियल पॉजिटिव पर अटैक करेगा। एनसीईआरटी में जाके मार्क कर लेना ये सारी चीजें, अब पार्शियल पॉजिटिव पर अटैक करेगा। अब देखो यहां पर प्रेजेंट है आपके पास OH माइनस आयन, जो क्या कर रहा है, बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। जो क्या कर रहा है बच्चे, आपके पास बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। और यहां पर हमारे पास कौन प्रेजेंट होगा, हैलाइड आयन, जो क्या कर रहा है, बॉन्ड टूटने का वेट कर रहा है। यहां पर हुआ क्या, आपके पास बिल्कुल ही चेंज हो गया। पहले कार्बन के हाइड्रोजन तीनों इस तरफ थे, अब देख पा रहे हो कार्बन के तीनों हाइड्रोजन कहां चले गए, एकदम अपोजिट साइड चले गए। और जो OH आया वो एकदम अपोजिट आया फ्रॉम दी हैलाइड आयन, बिल्कुल अपोजिट आया, बिल्कुल अपोजिट है। इसीलिए हमने क्या बोला, यहां पर हो चुका है वेल्डन इन्वर्जन। कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन बिल्कुल क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है, इन्वर्ट हो चुकी है। और यहां पर कौन निकल के चला गया, हमारा X माइनस लीविंग ग्रुप निकल के चला गया। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। चलिए तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास रिएक्शन हो रही है। अब रिएक्शन होने के लिए क्या चाहिए होगी, एक मीडियम चाहिए होगी। तो जितना बढ़िया मीडियम होगा उतनी जल्दी मेरी रिएक्शन परफॉर्म करी जा सकती है। देखो कैसे, क्या लिखा हुआ है, the SN1 reaction is promoted by using polar protic solvent and in SN2 reaction is promoted if we use polar aprotic solvent। समझते हैं फटाफट से, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक आखिरकार होता क्या है। तो ध्यान से देखेंगे, अगर मैं बात करूं पोलर की, तो पोलर का मतलब क्या है, उसके पास कुछ ना कुछ क्या होगा बच्चे, डाइपोल मोमेंट कंटेन करेगा। इसका मतलब वहां पर चार्ज इंट्रोड्यूस हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। दूसरी बात, अगर वो बोल रहा है प्रोटिक, तो इसका मतलब वो पानी में जाके या फिर किसी भी मीडियम में जाके क्या प्रोवाइड करने वाला है, H प्लस प्रोवाइड करने वाला है, प्रोटोन प्रोवाइड करेगा, प्रोटिक सॉल्वेंट कहलाएगा। दूसरी बात क्या है आपके पास, पोलर एप्रोटिक। तो पोलर मतलब तो वही है कि इस बार भी आपका क्या होने वाला है, आपका डाइपोल मोमेंट कंटेन करेगा, लेकिन इस बार वो कैसा हो जाएगा, एप्रोटिक। मतलब इस बार वो H प्लस डोनेट नहीं करेगा, कोई H प्लस आपको मिलने वाला नहीं है। फटाफट से देखते हैं कौन कौन से सॉल्वेंट प्रोटिक होते हैं, कौन से एप्रोटिक होते हैं। ध्यान से देखना, पोलर सॉल्वेंट क्या लिखा है, डाइपोल मोमेंट इज नॉट जीरो। इसका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा, अगर कुछ ना कुछ होगा इसका मतलब इसमें चार्ज भी जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट, डाइपोल मोमेंट इज जीरो, फॉर एग्जांपल बेंजीन, CCl4, हेक्सेन एक्सेट्रा। यहां पर डाइपोल मोमेंट क्या होने वाला है, जीरो। इसका मतलब आपके पास कोई भी चार्ज इंड्यूस नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट गिव H प्लस आयन, क्या करेंगे भाई, H प्लस आयन देंगे, H2O, लिक्विड NH3, इथेनॉल, मिथेनॉल एक्सेट्रा। पोलर एप्रोटिक का मतलब डू नॉट गिव H प्लस आयन, क्या करेंगे, इस बार H प्लस आयन नहीं मिलने वाला है। जैसे कि एसीटोन हो गया, DMF हो गया, DMSO हो गया, एसीटोनाइट्राइल हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इज दैट क्लियर टू ऑल, जल्दी से मुझे बता दीजिए, इज दैट क्लियर टू ऑल। अब ये जो सॉल्वेंट होता है ये करता क्या है, ये कुछ भी नहीं करता बच्चे, आपके पास जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन होता है ये उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, उसको डिक्रीज करने की जगह इंक्रीज कर देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जब भी SN1 रिएक्शन होगी तो हम कोशिश करेंगे कि हम कौन सा सॉल्वेंट ले, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले। और आपको पता है H2O हो गया और NH3 हो गया, इथेनॉल हो गया, मिथेनॉल हो गया, दीज ऑल आर योर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इज दैट क्लियर। चल आगे बढ़ते हैं, अब हम अपनी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाती है। तो सारी रिएक्शन मैंने यहाँ पे समअप कर दी है, देखते हैं भाई।
अगर आपके पास यहाँ पर नॉर्मल क्या प्रेजेंट है, हेलो एल्केन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है बच्चे लोग, हेलो एल्केन प्रेजेंट है, तो कैसे होगा, एक्वस KOH क्या आएगा, OH नेगेटिव आयन आएगा, X निकाल देगा और फटाफट से कौन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, OH, KSH आएगा तो क्या हो जाएगा, SH चला जाएगा। अगर आपके पास OCH3 नेगेटिव अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, OCH3, यही आपका किस नाम से जाना जाता है, विलियमसन सिंथेसिस के नाम से भी जाना जाता है, कि एक एल्काइल हैलाइड हो, एक एल्कोक्साइड आयन हो, और दोनों को आप रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है आपके पास, NaC ट्रिपल बॉन्ड CH, आपको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब ये sp हाइब्रिडाइज है। sp हाइब्रिडाइज अपने आप में ही क्या होता है, बढ़िया इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पे स्टेबल रहेगा और फटाफट से जाके अटैक कर देगा। नेक्स्ट इज योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन, नेक्स्ट इज योर Na ड्राई ईथर, जब आप लोगे ऐसे दो मॉलिक्यूल और उसके साथ Na ड्राई ईथर, तो इस रिएक्शन को आप किस नाम से जानते हो, वुड्स रिएक्शन के नाम से जानते हो, किस नाम से बच्चे लोग, वुड्स रिएक्शन। NaI एसीटोन, ये तो क्या है आपके पास, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सी, हेलोजन सब्स्टिट्यूशन, और हेलोजन सब्स्टिट्यूशन में भी ये नेम रिएक्शन है, कौन सी बच्चे, फिंकलस्टीन रिएक्शन, कौन सी आपके पास, हेलोजन एक्सचेंज में फिंकलस्टीन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाओ, अगर आपके पास KCN प्रेजेंट है, K पॉजिटिव CN नेगेटिव, किस फॉर्म में प्रेजेंट है, आयोनिक फॉर्म में, कौन न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, हमारा कार्बन, फटाफट से अटैक कर देगा, निकाल दिया RCN। लेकिन जो AgCN होता है बच्चे, वो कैसे प्रेजेंट होता है, कोवलेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसका मतलब Ag ने बॉन्ड बना रखा है कार्बन के साथ, तो इस तरफ हमारे पास कौन अवेलेबल है, नाइट्रोजन के लोन पेयर अवेलेबल है, यहां पर कौन अवेलेबल है बच्चे, नाइट्रोजन के लोन पेयर, वो जाके अटैक करेंगे और फटाफट से क्या कर देंगे, X माइनस निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, RNC आपके पास आ जाएगा। इज दैट क्लियर, सेम काम यहां पर होता है, सेम काम यहां पर होता है, एक आपका कोवलेंट स्पीशीज है और दूसरा आपका आयोनिक स्पीशीज है, सेम जो आपने यहां पर डिफरेंस देखा वही डिफरेंस आप यहां पर देखोगे, बट थोड़ा सा अपोजिट फॉर्म में। क्लियर है इतनी बातें, चलिए ये थी हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम बढ़ते हैं अपनी एलिमिनेशन रिएक्शन में, कैसे पहचाना जाए कि हमारे पास एक एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है। ध्यान से देखो, आपको यहां पर कितने नंबर ऑफ ग्रुप दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर ऑफ ग्रुप दिख रहे हैं बच्चे लोग, 6 नंबर ऑफ ग्रुप। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं प्रोडक्ट साइड पे, तो मुझे कितने नंबर ऑफ ग्रुप दिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर ऑफ ग्रुप दिख रहे हैं। इसका मतलब मैं कैसे पहचानूं कि मेरी कोई भी रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो सबसे पहले मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के क्या कंपेयर करूंगी, आई विल कंपेयर नंबर ऑफ ग्रुप्स, आई विल कंपेयर टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ माय ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लोगे आप वहां पर नंबर ऑफ ग्रुप देखोगे, और ये देखोगे कि जैसे जैसे आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में गए, जैसे जैसे आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में गए, आपके नंबर ऑफ ग्रुप्स क्या हो गए, कम हो गए, आपके नंबर ऑफ ग्रुप्स क्या हो गए बच्चे लोग, कम हो गए। इज दैट क्लियर, चलिए एक बार देख लेते हैं आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या प्रोसेस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमारे पास जो एल्काइल हैलाइड है, वो जो अटैच करता है डायरेक्टली किसी कार्बन से, तो उसको आप किस नाम से जानते हो, अल्फा कार्बन के नाम से जानते हो। इसके जो साथ वाला कार्बन होता है, नेक्स्ट कार्बन, उसको किस नाम से जानते हो, बीटा कार्बन के नाम से जानते हो। किस नाम से जानते हो भाई, बीटा कार्बन के नाम से जानते हो। अब यहां पर इसी बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा होता है, इसको आप किस नाम से जानते हो, बीटा हाइड्रोजन के नाम से जानते हो। किस नाम से बच्चे, बीटा हाइड्रोजन। अब देखो आपके पास एक कंपाउंड आएगा जिसको आप किस नाम से जानते हो, बेस। बेस का क्या काम है, बेस का एक ही काम है, टू एब्स्ट्रैक्ट एसिडिक प्रोटोन। क्या करेगा, जल्दी से जल्दी एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा एक एसिडिक प्रोटोन को, एक एसिडिक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो यहां पर से उसने क्या किया, बीटा हाइड्रोजन जो प्रेजेंट था उसको क्या कर लिया, एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। जब इसने बीटा प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करा, ये किस फॉर्म में निकला है, मैंने पहले ही बोला प्रोटोन फॉर्म में, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन किसको देके गया होगा, हमारे कार्बन को देके गया होगा। यहां पर कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए, यहां पर कौन बैठा है, हेलोजन, जो खुद में कैसा है, ये कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो ये
मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नहीं है फिर भी इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये बात इसको पसंद आएगी क्या? नहीं। ये इनके दोनों इलेक्ट्रॉन इससे छीनेगा और खुद क्या निकल जाएगा? एक्स नेगेटिव की फॉर्म में, और फिर से क्या कहलाएगा? एक लीविंग ग्रुप कहलाएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बच्चे? चलिए एक बार रीड कर लेते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन हैपन व्हेन एन बीटा हाइड्रोजन एंड हेलोजन अटैच टू द एडजेसेंट कार्बन इज रिमूव्ड यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग बेस सच एज अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब भी आपको अब यहां पर ऐसे लिखा हुआ है अल्कोहलिक KOH, तो समझ जाना क्या होने वाला है? एलिमिनेशन रिएक्शन होने वाली है। एक सैचुरेटेड कंपाउंड से कहां जा रहे हो आप? अनसैचुरेटेड कंपाउंड की तरफ जा रहे हो। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन। इसको और किस नाम से जाना जाता है बच्चे लोग? बीटा एलिमिनेशन के नाम से जाना जाता है। वैसे तो क्या हो रहा है आपके पास? अल्फा से भी एक जा रहा है, एक बीटा से भी जा रहा है, तो या तो बीटा एलिमिनेशन कह दो या तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन के नाम से भी आप इसको बोल सकते हो। अगर बीटा बोल दिया तो ये अंडरस्टूड हो जाता है कि अल्फा से निकल ही रहा होगा। अगर गामा बोल दिया तब भी ये अंडरस्टूड है कि अल्फा से निकल रहा होगा, अल्फा और गामा से निकल रहा होगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एलिमिनेट करने के दो तरीके हैं, कौन कौन से? एक E1 तरीका, दूसरा E2 तरीका। तो फटाफट से देखते हैं E1 और E2 कैसे कैसे आपके पास प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने कौन सी रिएक्शन पे? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। फिर से ये कैसी रिएक्शन है बच्चे? 2 स्टेप रिएक्शन। SN1 में भी देखा था आपने, वो भी कैसी थी? 2 स्टेप रिएक्शन। देखो कैसे होता है आपके पास। यहां पर आपके पास स्टेप 1 है। स्टेप 1 में क्या बनाएंगे हम? फिर से कार्बोकटायन की फॉर्मेशन बनाएंगे। क्या करेंगे भाई? कार्बोकटायन की फॉर्मेशन करेंगे। तो फटाफट से हमारा कौन निकल के चला जाएगा? लीविंग ग्रुप, जो कि कौन है हमारे पास? हेलोजन। किसकी तरह बिहेव करेगा? लीविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। हेलोजन विल एक्ट एज लीविंग ग्रुप। अब जो भी कार्बोकटायन बना, यहां पर ये कार्बन है, इसके ऊपर क्या बना? अब लीविंग ग्रुप कैसा था? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। कार्बन के ऊपर क्या छोड़ दिया? पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये क्या है आपके पास? दिस इज नथिंग योर कार्बोकटायन। दिस इज नथिंग बट योर कार्बोकटायन। इज दैट क्लियर? अब देखो क्या करेंगे हम, यहां पर हम लेके आएंगे वापस से अपना एक बेस। बेस का क्या काम है? बेस का काम है टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन। ध्यान रखना, न्यूक्लियोफाइल का काम होता है अटैक करना, लेकिन बेस का क्या काम होता है? बेस का काम होता है प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना, निकालना, निचोड़ना प्रोटॉन को। तो वो क्या करेगा? साथ वाले कार्बन से एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। साथ वाले कार्बन से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया, प्रोटॉन किस फॉर्म में जाएगा? H पॉजिटिव। इसका मतलब यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन दे जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, दोनों मिलके क्या बना लेंगे? एक बॉन्ड बना लेंगे। और यहां पर मुझे क्या मिल जाएगा? एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या मिल गया बच्चे लोग? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल चुका है। एक डबल बॉन्ड वाला आपको हाइड्रोकार्बन मिल चुका है। हाइड्रोजन लिख दिया मैंने, इसको ठीक कर लेना। दैट इज योर हाइड्रोकार्बन। ठीक है भाई, समझ में आया? तो 2 स्टेप में हो रहा है। फिर से स्लो स्टेप कौन सा है आपके पास? स्लो स्टेप कौन सा है आपके पास? जहां पर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन हो रहा है। तो मैं ROR को लिख सकती हूँ। ROR इज नथिंग बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। जितना ज्यादा मेरा कार्बोकटायन स्टेबल होगा उतना जल्दी रिएक्शन होगा, उतना जल्दी रिएक्शन होगा। चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा सा बायोमोलिकुलर के बारे में। तो बायोमोलिकुलर कैसी है? 1 स्टेप रिएक्शन। मतलब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? पहले प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा। तो दिस इज योर अल्फा कार्बन, दिस इज योर बीटा। आपका बेस आया। बेस का क्या काम है? बेस का एक ही काम है, बार बार लिख रही हूं ताकि आपको याद हो जाए। बेस डज नथिंग बट टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन। ये क्या करता है? कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया, वापस से यहाँ पर क्या क्रिएट होगा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आपके पास फिर से ये आपको खुश रहने देगा क्या नेगेटिव चार्ज के साथ? नहीं, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बुलाएगा और अपने दोनों नेगेटिव चार्ज किस फॉर्म में लेके निकल जाएगा? एक्स नेगेटिव की फॉर्म में। और किस नाम से जाना जाएगा? लीविंग ग्रुप के नाम से जाना जाएगा। अब देखो
अब क्या बोल रहा है आपसे, देखो यहां पर लिखा हुआ है बी नेगेटिव इज योर बेस एंड एक्स इज योर लीविंग ग्रुप, एक्स इज योर लीविंग ग्रुप। इन आर केस इट विल बी हैलाइड आयन, हमारे केस में ये कौन है आपके पास, हैलाइड आयन। तो बहुत ही आसान मैकेनिज्म, कुछ भी नहीं करना, आपको पहले बेस डाल देना है, बेस डालते ही वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद वो क्या करेगा, हैलाइड आयन को निकालेगा। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो बायोमोलिकुलर एक सिंगल स्टेप रिएक्शन, मतलब यहाँ पर बेस भी इन्वॉल्व है और एल्काइल हैलाइड भी इन्वॉल्व है। इसका मतलब जो हमारा ROR है वो दोनों पे सेम अमाउंट में डिपेंड करेगा, दोनों पे अमाउंट पे डिपेंड करेगा। किस किस पे? पहले तो बेस पे डिपेंड करेगा और दूसरा आपके पास एल्काइल हैलाइड पे भी उतना ही ज्यादा डिपेंड करेगा। इज दैट क्लियर? तभी तो इसका नाम क्या चल गया, बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इसीलिए इसका नाम क्या गया बच्चे, बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इज दैट क्लियर भाई? बता दीजिए, इज दैट क्लियर? चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। देखो अब जब जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाएंगे तो सिमेट्रिकल एल्कीन में तो कहीं का भी बेस निकाल दो, कहीं से भी आपका प्रोटॉन निकाल दो, लेकिन जब आपके पास अनसिमेट्रिकल होता है, जैसे कि मान लो यहां पर CH3 डबल बॉन्ड CH2, कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल है, या फिर मैं क्या कर देती हूँ, यहां पर मैं कर देती हूँ इस तरीके से डबल बॉन्ड। इज दैट क्लियर? मान लो आपको ये प्रोडक्ट बनाना है और आपके पास क्या है, कुछ इस तरीके का रिएक्शन, आपने अल्काइल हैलाइड क्या लिया, इस तरीके का अल्काइल हैलाइड ले लिया, इस तरीके का, इस तरीके का अल्काइल हैलाइड ले लिया, तो क्या होगा भाई, यहां पर दिस इज योर अल्फा पोजीशन, दिस इज योर बीटा पोजीशन। हमने बोला कि हर बार अल्फा से क्या जाएगा, हैलाइड। अब मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना सिखा रही हूं आपको, हर बार अल्फा से क्या जाएगा, बोलो हैलाइड, और आपके पास बीटा से क्या जाएगा, हाइड्रोजन। तो क्या हो जाएगा, अल्फा से गया हैलाइड और बीटा से क्या गया, क्लियर है? तो जब आपके पास एक ही बीटा पोजीशन पॉसिबल होती है या फिर वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बताता है, तो ऐसे आप नॉर्मली बना सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कुछ इस तरीके की पोजीशन प्रेजेंट हो, कुछ इस तरीके की प्रेजेंट हो, अब यहाँ पर आपके पास X प्रेजेंट है, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर H2 CH2 अब देखो, this is your alpha position and this is your beta position and this is also your beta position। तो हमने बोला कि यहां पर से अल्फा से तो X जाएगा और बीटा से आपका हाइड्रोजन जाएगा, लेकिन अब आपके पास क्या आ चुके हैं बच्चे, दो बीटा पोजीशन आ चुके हैं। तो इसका मतलब दोनों से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा, इसका मतलब एक ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और दूसरा माइनर क्वांटिटी में बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो हो क्या रहा है, आपके पास यहाँ पर दो चीजों की रिएक्शन होगी। लेट से इसको मैं बोल रही हूँ बीटा 1 और इसको मैं बोल रही हूँ बीटा 2। तो ध्यान से देखना, अगर मैं बीटा 1 से हाइड्रोजन निकाल दूं तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2CH3 ये बन जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बीटा 2 से हाइड्रोजन निकाल दूं तो क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड CH और यहां पर भी क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। इज दैट क्लियर भाई? देखो अब आपके पास दो अलग अलग प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो अब आप कैसे बताओगे कि कौन सा मेजर बनेगा या फिर कौन सा माइनर बनेगा? तो अगर मैं ध्यान से देखूं ये वाले प्रोडक्ट के बारे में, अगर मैं ध्यान से देखूं ये वाली एल्कीन के बारे में, तो जो मेरे पास स्टेबल एल्कीन बनेगी वही क्या होगी, मेजर प्रोडक्ट। तो ध्यान से देखा जाए, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन, सिर्फ और सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वो कैसी बनेगी बच्चे, जब अनसिमेट्रिकल आपके पास होगा तो मेजर बनेगी और दूसरी क्या बनेगी, माइनर बनेगी। इसी बात को अल्फा हाइड्रोजन से कंपेयर ना करते हुए हमारे पास एक साइंटिस्ट थे सेडजेफ, उन्होंने एक रूल निकाल दिया। उन्होंने बोला ऐसी एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनेगी जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगी, जिसके पास कार्बन का नंबर ज्यादा होगा। तो ध्यान से देखो, यहां पर क्या है आपके पास, ये दोनों आपके पास कार्बन है, एल्कीन है, इसके पास कितने सब्स्टिट्यूटेड कार्बन हो गए, एक इस साइड
और एक उस साइड, 2 कार्बन सब्स्टिट्यूटेड है। अगर मैं इस एल्कीन की बात करूं तो इसके पास कितने कार्बन सब्स्टिट्यूटेड हो गए, सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन सब्स्टिट्यूटेड है, कहां पर, इस साइड। तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड था वो मोर स्टेबल निकला, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड था वो लेस स्टेबल निकला। इज दैट क्लियर नाउ? चलिए इस रीड कर लेते हैं, इस पूरे रूल को रीड कर लेते हैं। दिस रूल स्टेट्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमिनेशन रिएक्शन will be alkene with a greater number of alkyl group attached to double bonded। जितने ज्यादा डबल बॉन्ड से अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे फर्दर, वो उतना स्टेबल एल्कीन बनाएगा। क्या हम इस चीज को दूसरे बेसिस पे भी कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होता है उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन लगता है, उतनी ज्यादा आपकी एल्कीन की स्टेबिलिटी होती है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर भाई? चलिए अब इस पूरे जो भी हमने आज के क्लास में पढ़ा इसको जल्दी से क्या कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं फटाफट से। देखिए आपको अगर आपके पास आ जाए एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन करने, क्या क्या आ जाए भाई, एलिमिनेशन होगा या फिर सब्स्टिट्यूशन होगा, कैसे पता चलेगा? क्योंकि दोनों ही अल्काइल हैलाइड में हो रहा है। देखो अगर आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा, अगर आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा तो आंख बंद करके वो क्या करेगा, वो मतलब सुपर प्राइमरी है, उसके पास कोई नेक्स्ट कार्बन नहीं है, तो वो क्या करेगा बच्चे, SN2 ही करेगा। क्या करेगा, SN2 ही करेगा। अगर आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो आपके पास दो तरीके, एक तो हो गया आपके पास SN2, दूसरा हो गया आपके पास E2। पहला क्या है, SN2, दूसरा है आपके पास E2। अगर आपके पास लो टेम्परेचर है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN2 मार दो। लेकिन अगर आपके पास हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग बेस और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तब आप किसकी तरफ जाओगे, E2 की तरफ जाओगे। जब आपके पास टर्शरी हैलाइड है, जब आपके पास टर्शरी हैलाइड है तब आपके पास SN2 तो बिल्कुल भूल जाओ, SN2 तो बिल्कुल भूल जाओ। आपके पास क्या क्या होगा, SN1, E1 एंड E2। अब तीनों में कंडीशन अलग है, लो टेम्परेचर पे तो सब्स्टिट्यूशन होगा, हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन होगा। दूसरी बात, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और यहाँ पर भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब कैसे करें? तीसरा आपके पास क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर क्या आएगा, वीक न्यूक्लियोफाइल। पहले अपने आप ही लीविंग ग्रुप चला गया है, अब बस नॉर्मली कार्बोकटाइन पे अटैक करना है तो सस्ता वाला न्यूक्लियोफाइल भी चल जाएगा। लेकिन SN2 में ऐसा नहीं होता, आपको पहले बेस वो लीविंग ग्रुप को निकालना है, जबरदस्ती निकालना है, इसीलिए क्या लगता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लगता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल बेस, यहाँ पर क्या आना चाहिए, बल्कि बेस, बहुत भारी भरकम बड़ा सा शेप वाला बेस आना चाहिए, तब E2 होगा। अब अगर आपके पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है तब कैसे होगा, तो लो टेम्परेचर SN1 SN2, हाई टेम्परेचर E1 E2, उसके बाद पोलर प्रोटिक तो SN1, पोलर ए प्रोटिक तो SN2, वीक न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर सॉल्वेंट सेम होता है, यहाँ पर नॉर्मल बेस, यहाँ पर बल्कि बेस आपको रखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर भाई? जल्दी से बताइए मुझे, अभी तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई है? एक बार नॉर्मल ट्रेंड भी देख लेते हैं। तो आपके पास अगर SN1 है या फिर E1 है या फिर E2 है तो इनका ट्रेंड सेम रहता है, टर्शरी वाला ज्यादा करता है, फिर सेकेंडरी करता है, फिर प्राइमरी करता है। लेकिन SN2 में ऐसा नहीं होता, ये ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो जाता है, प्राइमरी वाला ज्यादा करता है, फिर सेकेंडरी वाला, और लास्ट में कौन करता है, टर्शरी वाला करता है। ठीक है बच्चे, तो यहां तक हमने सब कुछ कर लिया। थैंक यू वेरी मच, आप पूरे सेशन में मेरे साथ बने रहे। तो आप आज आपकी क्लास में क्या क्या हो गया, आपने SN1 पढ़ लिया, आपने SN2 पढ़ लिया, आपने E1 पढ़ लिया, आपने E2 पढ़ लिया, इन सब का आपने थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब बस आपको क्या करना है, इस थ्योरी का एप्लीकेशन, मतलब अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन ही चाहिए ये SN1 SN2 E1 E2 का, तब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। बहुत सारे कमेंट होंगे तभी वो प्रैक्टिस सेशन लाया जाएगा। तो अगर आपको प्रैक्टिस सेशन चाहिए तो फटाफट से अपना प्यार दिखाओ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन स्टूडेंट्स। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट 2026।